दोस्तों, शाश्वत मंच पे आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है। रंग विमर्श एक मुलाकात में आज हम बातचीत करेंगे अंतर्राष्ट्रीय फिल्म समीक्षक, एक्टर, डायरेक्टर, राइटर और भी कई उपलब्धियों से ख्याति प्राप्त श्री अजीत राय जी से। तो आइए देर न करते उनसे उनके बारे में, उनकी रंग यात्रा के बारे में जानने के लिए रूबरू होते हैं अजीत राय जी से। और अजीत राय जी का जो सफर रहा है, जो उन्होंने अपनी सीवी भेजी तो उसमें मैंने पढ़ा, इतना विशाल व्यक्तित्व और कोई संघर्ष जिस तरह से करता है, मैंने भी छोटा सा संघर्ष किया तो मैं समझ सकती हूँ कि ऐसे नहीं उस पहुंची इतनी उपलब्धियां मिल पाती हैं। तो जिन मुश्किलों को वो छूते हुए उस ऊंचाइयों तक पहुंचे, वो हम आपके बीच में वो साझा करेंगे। लेकिन मैं उनको चंद पंक्तियों से आमंत्रित करना चाहूंगी कि मुश्किलें राह में आती हैं, आएंगी हर दिन। मुश्किलें राह में आती हैं, आएंगी हर दिन। अड़चने लाख सताती हैं, सताएंगी हर दिन। हम में हिम्मत और हौसलों के पंख होंगे अगर, तो चीर दरिया का जिगर, तोड़ के सारा बंधन आप सूरज की अपने हाथ लाएंगे हर दिन। कुछ इन्हीं पंक्तियों को चरितार्थ करता हुआ जो व्यक्तित्व है आज का, तो मैं उनको नमन भी करती हूँ और आमंत्रित करती हूँ अपने मंच पे कि वो हमसे बातचीत में अपने व्यक्तित्व को साझा करेंगे। सर, बहुत बहुत आपका मंच पे स्वागत है। और आपको मैंने जब पढ़ा और आपकी प्रोफाइल पे देखा, मैं इलाहाबाद विश्वविद्यालय के आप भी प्रोडक्ट रहे हैं, तो वो बीच बीच में हम लोग शेयर करेंगे कि उस बातचीत के दौरान जो यूनिवर्सिटी की उस समय की जो काल रहे होंगे, उस समय में तो मैं नहीं थी, तो कुछ जानना भी चाहूंगी। लेकिन सबसे पहले आपको ढेरों उपलब्धियों के लिए बधाई देती हूँ सर। और चूंकि आप कई क्षेत्रों से जुड़े हैं, अभिनय, निर्देशन, समीक्षा, मीडिया, साहित्य के क्षेत्र में भी एक लंबा सफर रहा है आपका, तो कई विधा को लिखा भी है, जिया भी है। तो हम सभी विस्तार से जानना भी चाहेंगे और मैं भी सुनूंगी, और हमारे जो दर्शक जुड़ रहे हैं उनका बहुत बहुत स्वागत है और वो भी सुनेंगे, उम्मीद करती हूँ। स्वागत है इनके पंत जी। लेकिन सर, सबसे पहले मैं जानना चाहूंगी, या हम सभी जानना चाहते हैं कि नाटकों से जुड़ाव आपका कैसे हुआ? नाटकों से जुड़ाव कैसे हुआ? एक तो हर कोई के जीवन में अपने स्कूल, कॉलेज और यूनिवर्सिटी के दिनों की स्मृतियां रही होती हैं। लेकिन हम जिन परिवारों में भोजपुरी इलाके में, बक्सर, डुमरांव, बनारस, पटना, ये सब इलाके में थे, तो वहाँ मुश्किल से भी कला संस्कृति की कोई रोशनी हम तक न पहुंच जाए, इसका पूरा प्रबंध हमारा परिवार और समाज करके रखता है। मैंने वहाँ कोर्स की किताबों को पढ़ने के अलावा कोई भी चीज यदि आपके हाथ में दिख गई तो आप समझिए कि आप अपराधी मान लिए जाते हैं। और इसीलिए मैं बार बार कहता हूँ कि सिनेमा तो बहुत बड़ी चीज है, नाटक तो फिर भी था। तो उस समय मैं जब गया कॉलेज में, साइकोलॉजी ऑनर्स पढ़ रहा था, तो मगध यूनिवर्सिटी से इंटर यूनिवर्सिटी यूथ फेस्टिवल में शांति निकेतन में गया था पहली बार। और मैं उस समय अपनी टीम का कैप्टन था और हम लोग स्किट के, मतलब हास्य नाटिका के और नाटकों के कंपटीशन करते थे। तो हमारे जो टीचर थे उन्होंने कहा कि अरे स्किट तो तैयार ही नहीं हुई, सब कुछ तैयार हो गया, चलो मैं ट्रेन में ही, और ट्रेन थी और उसमें काफी समय लगना था, तो कहा कि चलो ट्रेन में ही रिहर्सल कर लो, यही लिख लेते हैं स्क्रिप्ट। तो हम सब ने बैठे बैठे कुछ स्क्रिप्ट लिखी और मुझे एक जर्नलिस्ट का रोल दे दिया गया। ये बात 1989 की है, जब शांति निकेतन में पहली बार गया। और उस यूनिवर्सिटी का पहला इम्प्रेशन, मैंने दही में रसगुल्ला डालकर खाना मैंने पहली बार शांति निकेतन में सीखा, बंगालियों की संगत में। और सैमसन डेविड हमारे एसोसिएशन ऑफ इंडियन यूनिवर्सिटीज के कल्चर के हेड थे, उनका मैंने इंटरव्यू किया। और उसके बाद मैंने पहली बार ऐसा देखा कि पुलिस नहीं है पूरे कैंपस में। तो हम लोग जहाँ पढ़ते थे जिस समय, बिहार में, यूपी में, उनके कॉलेज में, तो कुछ भी होता था तो सबसे पहले पुलिस बुलाई जाती थी। अब मैं एकदम चकित रहता था कि छात्राओं के कार्यक्रम में, कल्चर में पुलिस की क्या जरूरत है, लेकिन शांति निकेतन में पुलिस नहीं थी। दूसरा, मैंने उनको देखा कि कुछ अच्छी चीज होती थी तो वो तालियां बजाने के बजाय एक स्वर में वो साधु 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 करते थे। और साधु साधु का ये शब्द इतना हजारों कंठ से जब निकलता था वहां,
तो मुझे लगा कि ये तो बहुत ही शानदार जगह है। तो वहां से रंगमंच में हुआ। फिर मेरे सपनों का शहर दिल्ली थी। दिल्ली इसलिए थी कि मैं अपने गांव और अपने इलाके के जो कठिन और संस्कृति विरोधी और एक जानवरपना जैसा मैं कहूँ उसको आज, एक अस्तबल जैसा माहौल था, उससे मैं उबा हुआ था और मुझे मुक्ति चाहिए थी। क्योंकि वहां उस इलाके में और उसमें कहीं से भी कोई बड़ी अच्छी चीज, बड़ा अच्छा कुछ होने की उम्मीद नहीं थी। तो मैं बीबीसी सुनता था अक्सर उस जमाने में। ये 1982-83 की बात है, जब मैंने 1982 में मैंने फर्स्ट डिवीजन से मैट्रिकुलेशन किया था। तो उसके बाद इंटरमीडिएट में एडमिशन होना था। तो उस समय बीबीसी के पर एक एनसीईआरटी के डायरेक्टर का इंटरव्यू मैंने सुना कि ये एक कोर्स होता है गाइडेंस काउंसलिंग का साइकोलॉजी में, और इसको कर लेने के बाद दिल्ली में नौकरियां मिल जाती हैं, क्योंकि जितनी डिमांड होती है उससे कम सप्लाई है, लोग कम है। तो मैंने सोचा, एंटोन चेखव हमारे बड़े प्रिय लेखक थे। एक बता दूं कि मैं छुप छुप पर अपने गांव में खेतों के बीच में जाकर रात को टार्च की रोशनी में मैं साहित्य पढ़ता था, क्योंकि हमारे घरों में साहित्य प्रतिबंधित था और साहित्य पढ़ने की इजाजत नहीं थी। तो मैंने धर्मी भारती का गुनाहों का देवता और गुनाहों का देवता पढ़ने के बाद मैंने जो सिविल लाइंस का चित्र उसमें देखा, उससे बनी जो इमेज, तो मैंने सोचा मुझे इलाहाबाद में ही पढ़ना है। और बाद में अंततः मैं इलाहाबाद में साइकोलॉजी एमए में मेरा एडमिशन हुआ। तो इस तरह से हुआ। तो फिर हम एनसीईआरटी वाली बात आई, फिर मैंने टेस्ट दिया, फिर मेरा सिलेक्शन हो गया, मैं आ गया दिल्ली। तो एंटोन चेखव की कहानी है थ्री सिस्टर्स, जिस पर बहुत सारे लोगों ने यहाँ नाटक किया है। थ्री सिस्टर्स में रूस के गांव और कस्बे में 3 बहनें हैं और तीनों बहुत ऊब चुकी हैं अपनी अपनी जिंदगी से और बोरियत से। तो वो मॉस्को जाने का सपना देखती हैं। क्यों देखती हैं? क्योंकि मॉस्को ही उस समय उनके सारे सपनों को पूरा करने वाला एक शहर दिखता था। मैं हिंदी भाषी इलाकों में दिल्ली ही एक ऐसा चमकदार, एक ऐसा शहर हमें दिखाई देता था जिसमें हमारे सपने पूरे हो सकते थे, जिसमें कुछ मॉडर्निटी थी, जिसमें जवाहरलाल नेहरू यूनिवर्सिटी थी, जिसमें एनसीईआरटी थी, जिसमें बहुत सारी चीजें हो रही, नेशनल स्कूल ऑफ ड्रामा था, साहित्य अकेडमी थी। तो मैं सिर्फ दिल्ली आने के लिए मैंने सिर्फ वो उस कोर्स में दाखिला लिया। फिर मेरी मुलाकात एक बार मेरे एक दोस्त ने, जब जिन दिनों मैं नवभारत टाइम्स में कोर्स करने के बाद, अब टीचर तो मुझे बनना नहीं था और ना मुझे सरकार की नौकरी में जाना था, तो नवभारत टाइम्स में मुझे पहली नौकरी अच्युतानंद मिश्र जी ने दी थी, जो लखनऊ के हैं और वो मेरे गुरु हैं पत्रकारिता में, बनारस के रहने वाले, बनारस लखनऊ होते हुए। तो वो उन दिनों नवभारत टाइम्स के प्रधान संपादक थे। तो उसमें फिर मुझे नौकरी मिली। तो अरविंद गौड़ से मेरी मुलाकात थिएटर में कराई गई। ये भी 90-91 की बात होगी, 91 की बात होगी। तो अरविंद गौड़ ने कहा मुझसे कि, हालांकि इस समय अरविंद गौड़ मेरे बहुत प्रशंसक हैं, मुरीद हैं, मेरे बहुत मेरे मित्र हैं। उस समय पहली मुलाकात थी तो उन्होंने कहा, अच्छा आप आइए ना, नाटक ओटक में आइए, बहुत सारे लोग आते हैं, कुछ लोग दरी बिछाते हैं, कुछ लोग झाड़ू लगाते हैं, कुछ लोग बाकी काम करते हैं, कुछ लोग बक्से उठाते हैं। इसी तरह धीरे धीरे करते करते नाटक सीख जाते हैं। मुझे बड़ा बुरा लगा। मैंने कहा कि मैं दरी उठाने के लिए थोड़ा मैं दिल्ली में आया हूँ ये सब छोड़ छाड़ कर। तो मैंने उनको कहा कि अच्छा ठीक है। तो जब उनका कोर्ट मार्शल हुआ नाटक, इस समय दिल्ली में एक श्री राम सेंटर हुआ करता था, अब भी है, उसके बेसमेंट में दीपक डोभरियाल और बहुत सारे लोग उस कास्ट में थे। तो मुझे लगा कि ये तो बहुत गजब का नाटक है। और फिर मैंने नवभारत टाइम्स में एक समीक्षा लिखी। वही नवभारत टाइम्स में मेरी पहली नाटक की समीक्षा है, जो संभवतः 94 में छपी थी, 94 के अक्टूबर में छपी थी। और उसके बाद मैंने नाटक देखना शुरू किया, खूब नाटक देखना शुरू किया। इस तरह से मेरा नाटक में एंट्री हुई, एक तरह से नाट्य समीक्षा। सर, यहाँ पे मैं जानना चाहती हूँ कि एक कलाकार के तौर पर कला और साहित्य, अभी आपने साहित्य की बात की थी, तो साहित्य को राष्ट्र निर्माण में कितना अहम मानते हैं? दुनिया भर का जब उदाहरण हम देखें तो जो हमारा राष्ट्रीय चरित्र बनता है वो साहित्य से ही बनता है। वो इसलिए कि रामधारी सिंह दिनकर ने संस्कृति के 4 अध्याय में लिखा है कि जहां हमारा चरित्र धोखा देता है वहां इतिहास हमें बचाता है।
वो इतिहास साहित्य से ही बनता है और संस्कृति से बनता है। तो उस समय, और मैं फिर ये नाटक वाली बात एक बार और इसको पूरी कर दूं कि उसके बाद जी मुझे जी नवा टाइम्स में जी साहित्य की रिपोर्टिंग दी गई, फिर मुझे क्राइम की रिपोर्टिंग दी गई, फिर मैं तरह इकोनॉमिक रिपोर्टिंग मुझे दी गई, पॉलिटिकल रिपोर्टिंग दी गई। मैं नवा टाइम्स में 2 साल रहा, 94 से 96 तक। उसके जी बाद फिर मैं जनसत्ता में और फिर हिंदुस्तान में, फिर तरह तरह के अखबारों में काम करता रहा। जब जिन दिनों में जनसत्ता में था 2000 में, तो उस समय फिर मुझे पहली बार नेशनल स्कूल ऑफ ड्रामा में रामगोपाल बजाज लखनऊ ले गए एक जी रिपोर्टिंग के लिए। तो 2000 से विधिवत नाटक की पत्रकारिता और नाटक की दुनिया में मेरा जाना हुआ। और जी 1995 के 22-23 मार्च 1996 को राष्ट्रीय नाट्य विद्यालय के दीक्षांत समारोह में हमारे सबसे आदरणीय, जिनको हम देखने के लिए तरसते थे, वो भी इलाहाबाद के थे, डॉक्टर धर्मवीर भारती। जी तो भारती जी की गुनाहों का देवता, कनुप्रिया, सूरज का 7वां घोड़ा और अंधा युग, उनका हम सब लोग पढ़ चुके थे। तो बिल्कुल। वो आए थे मुख्य अतिथि बनकर और उनको दीक्षांत भाषण देना था। तो वहां से फिर एक नई शुरुआत हुई। जी तो ये तो एक नाटक की बात रही। और राष्ट्र निर्माण में आप देखिए, आज अमेरिका इस समय दुनिया का सबसे बड़ा सुपर पावर है, और जी चीन कभी भी अमेरिका को इसलिए नहीं पछाड़ सकता क्योंकि साहित्य में चीन उससे कई गुना पीछे है और दूसरे देश उससे कई गुना पीछे हैं। अमेरिका में जी जैसे वाल्ट विटमैन से लेकर एमिली डिकिंसन तक, और उसके जितने डीएच लॉरेंस से लेकर, और उसके जी बहुत सारे बड़े बड़े रचनाकार, राइटर अमेरिका में हुए हैं। और जी अमेरिकी साहित्य ने उसकी जनता का राष्ट्रीय चरित्र गढ़ा है। उसी तरह आप जी देखें तो इंग्लैंड में, जिस इंग्लैंड ने सारी दुनिया पर राज किया और जिस इंग्लैंड के राज में सूरज नहीं डूबता था, वो किसके बल पर? उसकी सबसे बड़ी ताकत उसका लिटरेचर थी। उसके पास विलियम शेक्सपियर और जॉर्ज बर्नार्ड शॉ जैसे नाटककार थे। उसके पास बहुत सारे कीट्स और वर्ड्सवर्थ और शेली जैसे कवि थे। उसके पास एक से एक राइटर थे। उसके पास आप देखिए कि आर्थर कार्नल डॉयल से लेकर और जितने लोग ये जो जासूसी उपन्यास वाले शर्लक होम्स, जो वहाँ के कैरेक्टर, और वो सब हुए। तो इंग्लैंड में तो बहुत एक उसकी ताकत थी। इसीलिए ब्रिटिश लाइब्रेरी जो लंदन की है, जी जी और वो दुनिया की सबसे बड़ी लाइब्रेरी में से एक मानी जाती जी। है। जी। सर, आपने तो विदेशों में भी बहुत सारी यात्राएं की है, हम लोग तो नहीं जानते। तो वहाँ के रंगमंच में और जो भारतीय हमारे रंगमंच में है, तो क्या देखते हैं कि मतलब क्या अंतर है? वैसे अंतर तो बहुत है, लेकिन फिर भी एक बेसिक अंतर आपको क्या नजर आता है? चाहे वो रुचि के रूप में हो, चाहे वो जो थिएटर का कॉन्सेप्ट है उसको लेकर हो, उस पर कुछ बताएं सर। देखिए, इसमें एक बड़ी विचित्र किंतु सत्य बात है कि हम जी भारत के लोग अपनी सभ्यता पर गर्व करते हैं और हम अपने को कितना महान समझते हैं, जी लेकिन झूठ और पाखंड हमारे चरित्र के रग रग में भर गया। सबसे बड़ा अंतर जो विदेशों में और हिंदुस्तान में है कि वहाँ के लोग जो भी हैं वो बहुत कम झूठ बोलते हैं और बहुत जी कम धोखा देते हैं। ये जो दो चीजें हैं वो, अच्छा, ये बड़ा विचित्र लगता है कि यदि हम एक बिल्कुल। महान सभ्यता के वारिस हैं हिंदुस्तान के लोग, और जिसके बारे में इकबाल ने इतनी बड़ी तारीफ की, वो लोग इतने झूठे और पाखंडी क्यों हैं? जी मतलब मैं दिल्ली में रहते हुए जब भी यूपी बिहार से मुझे फोन आता है और कोई जी बात करता है, तो मैं उनमें से 60% से उसको रिड्यूस कर देता हूँ, ताकि जी जो 40% उसको है उस पर मैं आकलन करता हूँ, क्योंकि वो जाहिर है कि वो अपने हर वाक्य में 60% झूठ बोलेगा। इसका मेरा जी बहुत अनुभव है। तो इंग्लैंड में या फ्रांस में आप देखिए, थिएटर के दो सारे सबसे बड़े फेस्टिवल होते हैं। एक तो जी एडिनबरा फेस्टिवल होता है सितंबर में के आसपास इंग्लैंड में, और स्कॉटलैंड में एक्चुअली। और एक एविनॉन, एवियो जो कहते हैं, एविनॉन हम लोग कहते हैं अंग्रेजी में, वो फ्रांस का शहर है, वहां पर सबसे बड़ा थिएटर का फेस्टिवल होता है। और थिएटर की जो सबसे बड़ी इकोनॉमी है, जिसमें 1000, 100 करोड़, 200 करोड़, 500 करोड़, जो आप फिल्मों को देखते हैं कि इतना जी बजट होता है,
कि कोई 400 करोड़ की फिल्म बाहुबली है 500 करोड़ की, तो वो थिएटर में लगता है। वो दो बड़े मार्केट है दुनिया में। एक तो मैं गया हूँ न्यूयॉर्क में, ब्रॉडवे कहते हैं, ब्रॉडवे थिएटर बहुत नामी है वहाँ। ब्रॉडवे एक सड़क का नाम है जिस सड़क के दोनों किनारे बहुत सारे थिएटर हैं और वो कमर्शियल्स है वहाँ के। और दूसरे, अब देखिए लंदन का पिकेडली सर्कस, तो लंदन का पिकेडली सर्कस, साउथ बैंक लंदन का थिएटर का हब है, लेकिन साउथ बैंक थोड़ा जनता के लिए सुलभ है, मतलब वो थोड़ा कम पैसे का टिकट है और वहाँ अलग तरह का नज़ारा है। नेशनल थिएटर में मैं काफ़ी पसंद करता हूँ। नेशनल थिएटर में बियर पीना और नाटक देखना मेरी प्रमुख चॉइसेस रही हैं हमेशा। और उसी के पीछे शेक्सपियर का ग्लोब थिएटर था लंदन में। लेकिन मेन उसका कमर्शियल सेंटर पिकेडली सर्कस और उसके थिएटर्स हैं, जहाँ की आपको कई नाटक करीब 50-50 साल से चल रहे हैं, लगातार शोज चल रहे हैं। एक नाटक में कई पीढ़ियां गुजर जाती हैं। उस तरह की भव्यता वाला नाटक हिंदुस्तान में पहली बार केवल फिरोज अब्बास खान ने किया, जो 21 अक्टूबर 2016 को मुंबई के एनसीपीए में जमशेद जी टाटा सभागार जो उसका बगल का है, उसमें उन्होंने ओपन किया था, मुगले आजम। तो मुगले आजम में उन्होंने न्यूयॉर्क से, ब्रॉडवे से टेक्नीशियन बनाए थे और भव्य, मैंने जिसमें कि यदि उसमें लाल किले की दीवारें जिस तरह से जुड़ती हैं, जिस तरह से चंद्रमा आसमान में दिखता है, जिस तरह से अकबर मन्नत मांगने सूफी दरगाह, संत दरगाह पर जाता है के पास, तो मैंने चिलचिलाती धूप और रेत, तो उसमें फील होता है ऑडियंस को कि ये गर्मी और ठंडा और प्रेम और उसका सारा कुछ मुगले आजम का जो भव्यता है वो फिरोज अब्बास खान ने किया था। तो एक तो ये है कि वो लोग बहुत ईमानदार होते हैं, वो मेहनत से काम करते हैं और उनकी ट्रेनिंग बहुत अच्छे तरह से होती है, यानी कि वो अपनी जान लगा देते हैं। जिस तरह की उनकी बॉडी लैंग्वेज, क्योंकि आप जानती हैं कि थिएटर मेनली एक स्पीच, डायलॉग डिलीवरी और एक बॉडी मूवमेंट से बनता है। बाकी चीजें तो थिएटर में बाहरी उसके उपादान हैं, लाइट, साउंड्स और बाकी चीजें, डिजाइन और बाकी और चीजें, लेकिन वो बहुत अच्छी ट्रेनिंग होती है। और जितने भी दुनिया में थिएटर ट्रेनिंग के सेंटर हैं, चाहे ईस्टर्न यूरोपियन देशों में ग्रोटोस्की थिएटर पोलैंड में, या आप मॉस्को में आप देखिए, मॉस्को थिएटर बहुत नामी हुआ करता था। स्तानिस्लावस्की के अभिनय सिद्धांत पढ़ाए जाते हैं हमारे विश्वविद्यालयों में, और बर्टोल्ट ब्रेख्ट का जर्मन का थिएटर होता था, ये सब होता था। तो हमारे यहाँ चूंकि बहुत ईमानदारी नहीं है, इसलिए हम आज तक पता नहीं कितने 100 सालों से केवल एक ही विद्वान को रट रहे हैं, वो हैं भरत मुनि। तो भरत मुनि के नाट्य सिद्धांत जो पता नहीं कब के लिखे गए होंगे, जिनको 5वां वेद भी माना गया, क्योंकि इसलिए माना गया कि 4 वेद पर ब्राह्मणों का अधिकार था और वो वेद दूसरी जातियों के लोगों तक नहीं था। तो कहा जाता है कि ब्रह्मा ने उनसे कहा कि आप एक ऐसा वेद लिखिए जिसको शूद्र भी पढ़ सकें और वैश्य भी, क्षत्रिय भी, ब्राह्मण भी, सारे लोग। तो उन्होंने 5म वेद माना गया नाट्यशास्त्र को, भरत मुनि के नाट्यशास्त्र। और उन्होंने भारतीय रंगमंच के स्थापत्य और उसकी सैद्धांतिकी गढ़ी, जिसमें उन्होंने ही बताया है कि केवल अभिनेता को, मैंने इस धरती पर जितने मनुष्य हैं वो 2 चीजों को ट्रांसेंड नहीं कर सकते, यानी कि 2 चीजों को पार नहीं कर सकते। एक है मृत्यु को पार नहीं कर सकते, मृत्यु सबकी होनी है, और दूसरी है डेस्टिनी, यानी कि नियति को पार नहीं कर सकते। नियति से पार पाना मनुष्य के वश का नहीं है सारी दुनिया में। तो भरत मुनि के नाट्यशास्त्र में हम जानते हैं कि उसमें बताया गया केवल अभिनेता को भरत मुनि ने ये ताकत दी कि वो मंच पर मृत्यु को भी पार करता है और नियति को भी पार करता है। तो ये यहाँ से कि उसके बाद तो आप देखिए कि पिछले कई 100 सालों से भारत में ना आधुनिक रंगमंच का कोई सिद्धांत नहीं बना। और हिंदी का रंगमंच तो अभी कितना हुआ, 40-60 साल पुराना है। मोहन राकेश का आषाढ़ का एक दिन पहला हिंदी का मौलिक आधुनिक नाटक है। तो इन 60 सालों में हमने कोई सैद्धांतिकी नहीं दी, जो कुछ भी पश्चिम में हुआ और दूसरे देशों में हुआ उसको हमने अपनाया। एक तीसरा फर्क जो दोनों देशों के रंगमंच में है कि वहाँ का सपोर्ट सिस्टम रंगकर्मियों के लिए हमसे कई गुना ज्यादा ताकतवर है।
और समाज में थिएटर के लिए इकोसिस्टम, यानी कि आप समाज में बिना आत्मसम्मान को बेचे हुए स्वाभिमान के साथ नाटक कर सकें, आपको इतने पैसे मिल सकें, इतनी सुविधाएं मिल सकें, ये व्यवस्था दूसरे देशों में समाज करता है। वो सरकार पर निर्भर नहीं है। हमारे यहाँ थोड़ा सा समाज को रंगमंच की कोई परवाह हिंदी में कम से कम नहीं है। बंगाल में और केरल में और कर्नाटक में और महाराष्ट्र में, इन 4 राज्यों में थोड़ा सा ज्यादा है समाज को परवाह, इसलिए वहां का इकोसिस्टम थोड़ा पावरफुल है। लेकिन उससे भी ज्यादा पावरफुल हमारे दुनिया के दूसरे देशों में रंगमंच का इकोसिस्टम। जी सर, अभी आपने कहा कि हिंदी में नहीं है, तो इसकी वजह तो आपको पता है ना कि वजह क्या है? क्योंकि ये हमारे संस्कारों से नहीं जुड़ा हुआ है। नाटक की कोई पाठ्यक्रम नहीं है किसी स्कूल में, विश्वविद्यालय में, कहीं कहीं देखे जाते हैं। तो इसको कौन सा मेंटेन करेगा, किसका दायित्व है ये? इस पर एक गिरीश कर्नाड ने साहित्य अकेडमी में एक बार मैं उन दिनों रिपोर्ट कर रहा था, लिटरेचर ही मुझे रिपोर्टिंग के लिए मिला था पहले, साहित्य जी। तो गिरीश कर्नाड ने साहित्य अकेडमी के एक संवत्सर व्याख्यान में आज से 20 साल पहले, 25 साल पहले कहा था कि इस देश की जो सबसे दलित और वंचित जातियों ने अंधकार युग में थिएटर और कलाओं को, संस्कृति को 1000 सालों से बचाए रखा। मैंने संस्कृत थिएटर जहां खत्म होता है और आधुनिक थिएटर पैदा होता है, जैसे आधुनिक संस्कृत थिएटर तो 7वीं 8वीं शताब्दी में खत्म हो गया था, उसके बाद हमारे यहाँ आक्रमण हुए। तो उसके बाद जब ये आधुनिक थिएटर कब पैदा हुआ? जब अंग्रेज आए। अंग्रेजों ने शेक्सपियर के नाटकों को इंडिया में, भारत में प्रमोट किया और कोलकाता, दिल्ली और मुंबई, चेन्नई, जो 4 महानगर थे, वहां पहली बार हिंदुस्तान में एक प्रोसिनियम थिएटर की शुरुआत हुई। वो प्रोसिनियम थिएटर यानी कि एक सामने स्टेज है और उसके सामने दर्शक बैठते हैं एक कमरे में, हॉल में। ये प्रोसिनियम थिएटर है, आमने सामने का थिएटर। तो इसकी शुरुआत अंग्रेजों ने की। उसके रिएक्शन में 1861 में महाराष्ट्र में किर्लोस्कर ने एक ऐसी थिएटर कंपनी बनाई जो हर चीज में इंडियन थिएटर कंपनी थी। उनको कहना था कि हमारी भारतीयता होनी चाहिए, लेकिन उनकी समस्या ये थी कि उनके चपरासी से लेकर डायरेक्टर तक सब ब्राह्मण होते थे, एक ही जात के होते थे। तो गिरीश कर्नाड ने कहा कि ये जो तमाम हमारे समाज के वंचित जातियों ने नाटकों को बचाए रखा, नृत्य को, जैसे जिसको हम भरतनाट्यम कहते हैं, भरतनाट्यम देवदासियों का नृत्य था। बाद में उसको साउथ इंडिया के, दक्षिण भारत का जो मध्य वर्ग है, उसने उसको ले लिया। और उसमें भी 99% जो नृत्यांगनाएं आई वो एक ही जात की थी, ब्राह्मण की थी, ब्राह्मण जात से आई थी, और उनको बहुत पैसे मिले। ग्लोबलाइजेशन ने भरतनाट्यम को इंटरनेशनल बना दिया। तो जिन लोगों ने उसको संभाल कर रखा था, वो उसमें हिस्सेदारी उनकी आर्थिक रूप से नहीं हुई। तो उन्होंने कहा कि ये कैसे संभव हो गया हमारे देश में कि ये एक तरफ से जितने समाज के वंचित तबके और जो लोग थे, तो हिंदी में क्यों नहीं हुआ? इसकी वजह, जो सबसे पहली वजह ये है कि हिंदी में रंगमंच को शूद्रों का कर्म मान लिया गया, और हिंदी में जो कलाएं थी और कला में जाना एक तरह से बेइज्जती मानी गई, और कोई भी हिंदी मध्य वर्ग ने उसको अच्छा नहीं माना। यानी कि सिनेमा के बारे में महात्मा गांधी ने अपने विचार जो रखे थे वो बहुत भयानक थे, यानी कि, और उनसे ख्वाजा अहमद अब्बास की कई बार लिखा पत्री हुई थी, और ख्वाजा अहमद अब्बास ने महात्मा गांधी को कई बार चिट्ठियां लिखी थी। इतिहास बताता है कि महात्मा गांधी ने अपनी जिंदगी में एक ही फिल्म देखी थी, राम राज्य, और वो आधी फिल्म से उठकर चले गए थे, क्योंकि उनकी जो आराध्य देवी थी सीता, तो सीता का एक दृश्य था पंचवटी में, जिसमें सीता कह रही हैं कि बहुत मजा आ रहा है। अब ये मजा आना, ये गांधी जी को बर्दाश्त नहीं हुआ। और अब एक स्त्री को मजा आ सकता है ना, वो मजा केवल दूसरे कामों से थोड़ा सकता, वो तो एक फूल को देखकर हो सकता है, पत्तियों को देखकर, आसमान को देखकर और सुंदरता को देखकर, प्रकृति को देखकर हो सकता है। लेकिन महात्मा गांधी थोड़े से अपने विचारों में सिनेमा के खिलाफ थे। तो यदि अब उसका असर, चूंकि हमारे हिंदी इलाके पर महात्मा गांधी का बहुत बड़ा असर था,
इसलिए हमारे मध्य वर्ग ने कला और संस्कृति को नहीं अपनाया। वो केवल एक तरह से अलग तरह के पैसा कमाने में, एक उपभोक्तावाद में और एक धर्म में और रिचुअल्स में, दूसरी चीजों में पड़ा रहा। तो इस कारण से यदि महात्मा गांधी ने उस समय सिनेमा और रंगमंच को सपोर्ट कर दिया होता तो हमारे हिंदी इलाके में भी उसको एक बहुत बड़ा समर्थन मिलता। आपको याद होगा कि आज से 30-40 साल पहले, अब तो थोड़ी सी स्थितियां बदली हैं, स्त्रियां आती ही नहीं थी सिनेमा, ये रंगमंच के लिए एक्ट्रेसेज का ढूंढना बहुत मुश्किल हो जाता था। वो कहते थे ये शरीफ लोगों का धंधा नहीं है, काम नहीं है। अब देखिए कि महात्मा गांधी मानते थे कि इससे शराबखोरी बढ़ती है, व्यभिचार बढ़ता है और भ्रष्टाचार बढ़ता है, ये सब उनकी धारणा थी। हालांकि नेहरू ऐसा नहीं मानते थे, नेहरू ने बहुत प्रमोट किया। जबकि महात्मा गांधी ने अपनी आत्मकथा सत्य के प्रयोग में लिखा है कि उनके जीवन में सत्य और अहिंसा का जो सिद्धांत आया वो राजा हरिश्चंद्र नाटक देखने के बाद लिया, क्योंकि उन्होंने अपने जीवन में नाटक देखा और उस नाटक में राजा हरिश्चंद्र नाटक था और उसको देखकर उन्हें सत्य और अहिंसा अपनाने की प्रेरणा मिली, ऐसा उन्होंने लिखा है। तो ये इस वजह से हिंदी इलाके में चूंकि मध्य वर्ग ने इसको अपनाया नहीं, तो इसलिए वो इकोसिस्टम नहीं बना। सर मैं मेरी जानकारी जो थोड़ा बहुत है, मैं देखती हूँ थिएटर क्या होता है, बहुत लोग इससे भी परिचित नहीं है। मैं अपनी ही बात करूँ, मैं तो जब मैंने स्टार्ट किया तो मेरी फैमिली में या बहुत सारे जो मैं आज भी मेरे मोहल्ले के लोग हैं कहते नाटक क्या, वो नाटक को नौटंकी, वो जो गांव में वो उनके दिमाग में बैठा हुआ बस वही तक कॉन्सेप्ट में है कि वही चीज है। अभी वो जाते नहीं है, अगर कभी उनको पकड़ के ले जाइए दिखाइए तो कहेंगे अच्छा ये इतना बढ़िया काम, उनको पता ही नहीं है। तो मुझे लगता है अवेयरनेस की भी जरूरत है और शायद हम इस पे कुछ काम नहीं कर रहे हैं, तो ये सब चीजें हो रही हैं। हम लोग से गोविंद जुड़ गए हैं, बहुत बहुत धन्यवाद दादा अनिल रंजन दादा भौमिक है, नीरज त्रिपाठी जी, ललित सिंह पोखरिया जी, सर आपको प्रणाम कर रहे हैं, स्वागत है सबका। गौरव शर्मा स्वागत है, मनोज मिश्रा स्वागत है। तो सर अब मेरा प्रश्न ये है कि चूंकि आप तो कई विधाओं से भी जुड़े हैं, बहुत सारे प्रश्न हैं, लेकिन मैं जानना चाहूंगी कि आपने निर्देशन का काम कब से शुरू किया, आपके जो मुख्य नाटक है या जो अभिनय है उसके बारे में जानना चाहती हूँ। देखिए, जब से मैं पत्रकारिता में आया तब से था सारा अभिनय और सारा निर्देशन छूट गया जी। और मैंने सोचा, मेरा मानना ये है कि जिस चीज में मेरी महारत नहीं है वो चीज नहीं करनी चाहिए। वो शुरुआती दौर थे और शुरुआती दौर में जैसे अमेच्योर ग्रुप करते थे उस तरह से हम लोग करते थे। तो बाद में पत्रकारिता ने इतना समय नहीं दिया और फिर मैंने अपने आप को एक तरह से जब 2005 के बाद मैंने इस पर कंसंट्रेट किया। लेकिन आपको पता शायद हो या ना हो, या हमारे सुनने वालों को, कि जब हम डेली रिपोर्टिंग में रहते हैं तो हम बहुत ही वर्कलोड से लदे रहते हैं। काम का बोझ इतना होता है कि हम एकदम रात को 2 बजे से पहले हम घर पेज हमारा जो अखबारों का जिस तरह से लेट नाइट छूटता है और जिस तरह से हम पर इतने सारे इवेंट को कवर करने की जिम्मेदारी होती है, तो डेली रिपोर्टिंग में थोड़ा सा उसमें बहुत समय चला जाता है। लेकिन सर आपने कल्चरल बीट ही तो संभालना था, कल्चरल बीट पे ही काम करते थे आप। वो इसलिए कि मैंने जब पूर्व प्रधानमंत्रियों के साथ काम किया और राजनीति के गलियारे में मैंने देखा कि राजनीति बहुत नारकीय है, नरक से भी गई गुजरी है। और जो लोग राजनीति में मुझे दिखे, चाहे कितने भी बड़े लोग हों, वो अंततः इस तरह के लोग थे कि उन्हें मनुष्य कहने में भी मुझे थोड़ा सा संदेह होता था। ये बहुत तो अच्छे लोग हो सकते थे, लेकिन राजनीति की डिमांड थी कि वो उस तरह के हो गए थे, तो वो अपने वश में रही नहीं और क्राइम की और बाकी दूसरी पत्रकारिता में फिर मन नहीं लगा। फिर बाद में जब मैं पुणे फिल्म इंस्टीट्यूट में गया और वहां से निकलने के बाद मेरा पूरा ध्यान और पूरा डायरेक्शन वर्ल्ड सिनेमा की ओर चला गया, क्योंकि मुझे लगा कि इस क्षेत्र में मैं अपने आप को अभिव्यक्त कर सकता हूँ ठीक से। सर अभी आपने राजनीति की बात की तो मेरे मन में एक प्रश्न आया कि मौजूदा देश की राजनीति को आप किस रूप में देखते हैं? मौजूदा देश की राजनीति थोड़ी सी विचित्र हो गई है और
उस पर कोई भी टिप्पणी करना सही इसलिए नहीं होगा कि उसकी इतनी जी परतें हैं उस राजनीति की, और इतनी जी जटिलताएं हैं। जैसे विश्वनाथ प्रताप सिंह हम लोगों से कहा करते थे कई बार कि आप इस समय, और ये बात उस समय की है, 90s की है, विश्वनाथ प्रताप सिंह उस समय थे, जी तो वो कहते थे कि इस समय जितनी भी राजनीतिक पार्टियां हैं उन सबकी आवाजों को आप मिला लीजिए तो वो जनता की आवाज नहीं बन पा रही है। जी तो अब वो बात अब तो और ज्यादा लागू हो रही है कि आप सारी पार्टियों को मिला दीजिए, इसमें बीजेपी, कांग्रेस, जनता दल, मुलायम सिंह की पार्टी, साउथ की पार्टी, सब कुछ को मिला दीजिए। देश की जनसंख्या 140 करोड़ के आसपास है, इनमें 10 जी करोड़ में ये सारे लोग सिमट जाएंगे। जी 130 करोड़ की जनसंख्या की आवाजें जो हैं वो इस किसी में भी नहीं है, कोई रिप्रेजेंट नहीं कर रहा है इस देश की जनता को। तो आज की जी राजनीति तो बहुत थोड़ी सी जैसा समाज होगा वैसी राजनीति होगी। अब कब जी इससे लोग उभरेंगे और कब इसमें से कोई रास्ता मिलेगा, ये मैं नहीं कह सकता, लेकिन मुझे उम्मीद है कि जल्दी ना जल्दी कोई रास्ता मिलेगा जिससे हमारी राजनीति थोड़ी सी जनता के पक्ष में होगी। जी सर, इसी के साथ मैं ये भी आज जानना चाहूंगी, क्योंकि आपने देश में भी विदेशों में भी रंगकर्म से भी जुड़े रहे, साहित्य से भी जुड़े रहे, लेखन से जुड़े रहे, तो जो ये बदल रही दुनिया का जो रंगमंच है, तो रंगमंच का स्थान आपको जो है, क्या असर क्या है इसका इस समय, कोरोना काल के समय में? कोरोना काल में तो जैसे दुनिया का, जैसे हमारे देश का है वैसे ही दुनिया का है, जी लेकिन दुनिया के दूसरे देशों में ने थोड़ा सा जल्दी उस पर काबू पा लिया है। जैसे पूरा अमेरिका अनलॉक हो गया है, इंग्लैंड एक इंडियन वेरिएंट नहीं आया होता तो अनलॉक होना था उसको 21 जून को, अब 19 जुलाई को होगा। तो जी वैसे ही फ्रांस और यूरोप वैक्सीनेशन हो रहे हैं, वो सब हो रहा है। तो रंगमंच तो लगभग हमारे देश में मुझे वाकई उन कलाकारों की बहुत चिंता होती है जो लोग जी इस लॉकडाउन में बहुत संकट में हैं और उनकी आमदनी बिल्कुल। बंद हो गई है और उनके शोज बंद हो गए हैं, और वो इंतजार कर रहे हैं कि कब ये सब खत्म हो तो वो फिर स्टेज पर आए, फिर लाइट्स जले, फिर उनकी एक्टिंग चले, फिर वो नए नए नाटक करें और इस तरह से उनके घर परिवार चले, उनकी अर्थव्यवस्था चले, ये सब हो। लेकिन अभी तक तो सारा डिजिटल ही है क्योंकि अभी उसमें वक्त लगेगा। जी सर, यहीं पे एक मेरा प्रश्न ये भी है कि बिना सरकारी अनुदान के जो महानगरीय रंगमंच है, तो कम से कम असंभव दिख रहा है, ऐसा आप भी मानते हैं कि बिना सहायता के नहीं हो सकता? जी, आप क्या पूछना चाहती हैं? जी, जो अनुदान हमको प्रोडक्शन ग्रांट मिलता है सर मंत्रालय से, तो क्या रंगमंच को उसकी आवश्यकता है? बिना उसके संभव नहीं है रंगमंच, आपको ऐसा लगता है? ये बहुत आज पुरानी बहस है, ये बहुत पुरानी जी बहस है। मैंने एक बार इलाहाबाद के प्रवीण शेखर ने मुझे और जी संगम पांडे को 10-15 साल पहले इलाहाबाद बुलाया था एक सेमिनार में, हिंदुस्तानी जी एकेडमी में वहाँ एक सेमिनार हुआ था और जी जी भानु भारती थे और बहुत सारे लोग थे। तो वहाँ तब तब मैं भी बहुत मूर्खतापूर्ण ढंग से मैंने इस बात को किया था, जिसका मुझे जी अफसोस है। मैंने अपने आप को करेक्ट किया बाद में, मैंने कहा था कि ग्रांट बंद कर देनी चाहिए और इस देश के रंगमंच को बिना ग्रांट के चलना चाहिए। वो मेरी मूर्खता थी। आज मुझे लग रहा है कि सारी चीजें जब ग्रांट पर चल रही हैं, ग्रांट कहाँ नहीं है। आप देखिए कि आप रेलवे में सफर करते हैं तो रेलवे का जितनी लागत है उतना उसका टिकट नहीं होता। आपके जी पास जितनी भी चीजें इस देश में चल रही है, इस देश में जो सरकार चल रही है, क्या वो सरकार ग्रांट पर नहीं चल रही है? यदि बजट नहीं पास हो और पैसा उसको नहीं मिले तो सरकार कैसे चलेगी? वो भी तो ग्रांट पर चल रही है, वो कोई उत्पादन थोड़े कर रही है सरकार। सरकारी कर्मचारियों की तनख्वाह ग्रांट नहीं तो क्या है, वो क्या करते हैं? उसी तरह से रंगकर्मियों को ग्रांट मिलनी चाहिए और जितनी है वो बहुत नाकाफी है। मेरा मानना बिल्कुल। है कि कल्चर का बजट जो हर सरकार 0.5% भी नहीं है, आप सोचिए कि इसको तो 5% होना चाहिए टोटल बजट का या जीडीपी का जिसको हम लोग कहते हैं। तो अभी तो जी एजुकेशन का ही बजट 3% से क्रॉस नहीं कर पाया है, तो कल्चर का कहाँ से होगा?
तो ग्रांट के जी बगैर बहुत मुश्किल है। और ग्रांट जनता का हक है, क्योंकि जनता जो टैक्स देती है उससे जी ही ये सरकार चलती है, और उससे रंगकर्मियों को ग्रांट मिलता है। तो यदि कई लाख करोड़ की इकोनॉमी, जो कि लगभग 30 लाख करोड़ की इकोनॉमी है इस देश की, तो 30 लाख करोड़ की इकोनॉमी में जो कि बजट पास होता है संसद में, उनमें से करीब 100-200 करोड़ ग्रांट में चला जाए तो उसमें क्या बुरा। बिल्कुल बिल्कुल सही। सही है सर। अभी हम बात कर रहे थे हिंदी नाट्य लेखकों की बात कर रहे थे, तो आपने भी देखा है कि हिंदी लेखन नाट्य की हम लोग अक्सर कहते हैं कि स्क्रिप्ट नहीं है, स्क्रिप्ट नहीं है। तो क्या वास्तव में नाट्य लेखन की कमी है, हिंदी नाट्य लेखन की कमी है, या लोग कर नहीं रहे? क्योंकि बहुत दिनों से जो है, जैसे अंधायुग जैसे, या आप कह सकते हैं कि कोणार्क जैसे नाटक भी नहीं लिखे गए हैं, तो आधे अधूरे नाटक है। तो जो है, आप आज के दिनों के लिए क्या आप सोचते हैं कि ऐसे इस स्तर के नाटक क्या लिखे जा रहे हैं कहीं? मेरा मानना है कि रंगमंच की पूरी दुनिया बदल गई। जी हमारे पास दो तरह के नाटक हैं। एक तो बने बनाए फ्रेम वाले नाटक हैं, जैसे शेक्सपियर के नाटक होते हैं, जी और बाद में हालांकि शेक्सपियर के भी नाटकों में बहुत सारे निदेशक उसको बदलते हैं आज के की जरूरत के अनुसार। और सिनेमा में तो जैसे विशाल भारद्वाज ने बहुत सारे शेक्सपियर के नाटकों पर आज के संदर्भ में फिल्में बनाई है, जैसे मकबूल है, हैदर जी है, और बहुत सारे, और ओंकारा है, अथेलो पर जिस तरह से बनाई है। और तो इस समय क्या हो गया है कि 2010 के बाद, यानी कि 10-15 साल पहले, हमारे यहाँ एक नया स्कूल चला नाट्य विधा में, नाट्य शास्त्र में, नाटकों की एकेडमिक्स में। और जी उसके नेता, उसकी शुरुआत अनुराधा कपूर से होती है, और उसके साथ शांतनु बोस, अभिलाष पिल्लई, और राजटन एबेल, और जुलेखा चौधरी, और बहुत सारे, दीपन शिवरामन ने इसमें लीड लिया। दीपन शिवरामन पहले लंदन के एक कॉलेज में सीनोग्राफी के प्रोफेसर हुआ करते थे। वो जी आजकल यहाँ अंबेडकर विश्वविद्यालय में पढ़ाते हैं कहीं थिएटर। तो इन लोगों ने कहा था, जिसमें मैंने ही वो डिबेट कंडक्ट की थी राष्ट्रीय नाट्य विद्यालय में, तो जी उन्होंने कहा था कि यह समय आ गया है कि जब हम कहें कि नाटककार की मौत हो चुकी है और हमें जी नाटककार नहीं चाहिए। उनका ये कहना था कि जो सीन, जो दृश्य हम सीनोग्राफी स्टेज पर प्रेजेंट करते हैं, प्रस्तुत करते हैं, वही एक टेक्स्ट है। तो जी उन्होंने परफॉर्मेंस टेक्स्ट की बात की और रिटन टेक्स्ट की बात की। यहाँ समय नहीं है उसको विस्तार से पढ़ाने का। जी तो ये कहा गया कि अब जो नाटककार चाहिए ही नहीं हमें। अब जो नाटक जो है तैयार होता है परफॉर्मेंस टेक्स्ट, वो एक सामूहिक प्रक्रिया है। वो समय की जरूरत, समय की आवाजों को मिलाकर और समय के संवादों को विकसित करके, और बहुत सारे लोग उसको मिलजुल कर तैयार करते हैं, और उसमें बिटवीन द लाइंस गैप्स होते हैं, और दर्शकों को समझने के लिए बहुत सारी जगहें उसमें स्पेसेस छोड़ दी जाती हैं कि ये दर्शक समझे अपने आप। और इसी में स्पेस का कॉन्सेप्ट बदला। इसी में जैसे नाटक करते हुए 4 स्पेस में चले गए, ऐसे एक्सपेरिमेंट भी हुए। इसी में इंटीमेट थिएटर आया, जो पोलैंड के ग्रोटोस्की थिएटर स्कूल से निकला था। तो बहुत जी सारे, और जर्मनी में, मेनली जर्मनी से बॉडी लैंग्वेज का थिएटर हमारे यहाँ आया। तो एक तो ये दृश्य है कि नाटककारों की जरूरत नहीं है नई जनरेशन के लोगों को, और उन्होंने जी कहा कि वो खुद ही कर लेंगे सब कुछ। अब जी दूसरी चीज ये है कि हिंदी में वाकई कम नाटक लिखे जा रहे हैं, और उससे भी ज्यादा जितने लिखे जा रहे हैं उससे भी कम मंचित हो रहे हैं, क्योंकि हिंदी इलाके में नाटकों के मंचन की स्थितियां बहुत कमजोर हैं, और उसमें बहुत संसाधन लगते हैं, और रंगकर्मी बहुत सारे स्ट्रगल कर रहे हैं। तो बहुत मुश्किल से एक नाटक तैयार होता है। आप सोचिए, एक नाटक को तैयार करने में कम से कम 1 महीना लगता है, और 1 महीने तक करने के बाद एक नाटक तैयार होता है, और उसके 2-4 शो होकर रह जाते हैं। यदि महाराष्ट्र, बंगाल और केरल और कर्नाटक की तरह एक एक नाटकों के यदि 100-100 शो होते, 200-200 भी शो होते, तो उसकी एक इकोनॉमी चलती और उसका अपना दृश्य थोड़ा बदलता।
लेकिन आपकी बात पर फिर आता हूँ कि हिंदी में अच्छे नाटक इस समय भी बहुत कम हैं और लिखे भी नहीं जा रहे हैं। अब तो दूर दूर तक जी कोई खबर नहीं आती कि किसी ने कोई नया नाटक लिखा। जी तो अब अधिकतर रंगकर्मी ही हैं जो नाटक लिख रहे हैं। जी सर, इसी से जुड़ा हुआ एक मेरा प्रश्न और है कि तकनीकी विकास के कारण रंगमंच के स्वरूप में जो परिवर्तन आया है, ये परिवर्तन रंगमंच अपने समय के साथ कितना चल पा रहा है? बहुत ज्यादा अच्छे से कर पा रहा है, क्योंकि तकनीकी जी विकास जरूरी है। यदि तकनीकी विकास से हमारा जीवन बदला है, आज जी हर आदमी के जीवन में स्मार्टफोन एक जरूरी चीज हो गई है। हर कोई बिना फोन के रह ही नहीं सकता। पहले तो हमें फोन एक होता था, ऐसे ही नोकिया का आता था जिसमें कोई स्क्रीन नहीं होती थी, बड़ी सी। और हम फोन पहले तो किसी के पास होता ही नहीं था 2000 के आसपास। जी आप देखिए कि फोन जब आया था तो कितना महंगा था। हम आज तो एक मजदूर से लेकर नौकरानी तक और एक दरवान से लेकर और एक सीईओ तक सबके हाथ में स्मार्टफोन आ गए हैं। और फोन की जी एक नई इकोनॉमी बन गई है, फोन की एक दुनिया बन गई है। अब कई चीजों की तो जाहिर है कि, और उसी तरह से हमारा आर्किटेक्चर बदला है, जिसको हम स्थापत्य कहते हैं। तो जो जी आर्किटेक्चर हमारे जीवन में बदला है, जैसे हमारे जीवन में शीशे की जितनी बहुतायत इस समय हुई है, वो तो हिंदुस्तान की हिस्ट्री में कभी नहीं थी। आप देखिए कि जो नई बिल्डिंगें बन रही हैं और उनका स्थापत्य कैसा बन रहा है, तो वो जी सारी चीजें तो आपको दिखाई दे रही हैं। तो टेक्नोलॉजी और नई जो क्रांति हुई है वो तो कमाल की है। इसने नाटक को सपोर्ट किया है मेरे हिसाब से। जी सर, एक बहुत महत्वपूर्ण प्रश्न है कि जो हमारे यहाँ जो कलाकार आना चाहते हैं, और बहुत सारे लोग भी जुड़ना चाहते हैं उस प्रशिक्षण के लिए, राष्ट्रीय नाट्य विद्यालय की बात करूंगी। पूरे भारत में एक राष्ट्रीय नाट्य विद्यालय, एक लखनऊ में बीएनए है, और जो स्टेट में जहाँ जहाँ बीएनए की स्थापना हो, लेकिन संख्या बहुत ज्यादा है और एडमिशन का जो वो है ग्राफ है, वो हर आदमी वहाँ पार नहीं कर सकता। तो आपको क्या लगता है कि जो कलाकार आना चाहते हैं उनके लिए शिक्षा का जो स्तर है उसको और बढ़ाया जाए, या गवर्नमेंट को कुछ योजना बनानी चाहिए इस संदर्भ में? देखिए, इस बारे में मैं बहुत पहले ही कह चुका जी हूँ कि ये जी सरकारों की और हमारे समाज के ताकतवर तबके की साजिश है कि जी शिक्षा और अच्छी शिक्षा आम आदमी तक न पहुंच पाए। जैसे जी पुराने जमाने में वेदों को केवल एक जाति ब्राह्मणों तक सीमित कर दिया गया और कहा गया, एक अफवाह है, हालांकि कहा गया कि नहीं, मुझे इस पर संदेह है, लेकिन अफवाह है, जी किंवदंती है कि शूद्रों के कान में यदि वेद का एक शब्द पड़ जाए तो उनमें पिघला हुआ शीशा उड़ेल देना चाहिए। ऐसी बातें कही गई, लेकिन इस पर मुझे विश्वास नहीं है। लेकिन हुआ ये कि उसके खिलाफ रिवोल्ट हुआ, बौद्ध धर्म ने किया, और पाली और बाकी अपभ्रंश भाषाएं जनता की भाषा बनी। संस्कृत एक अभिजात्य वर्ग की भाषा बनी रही। उसी तरह मेरा कहना है रंगमंच में कि एक ही राष्ट्रीय नाट्य विद्यालय क्यों होना चाहिए? जी 140 करोड़ के देश में जितने राज्य जी हैं उनके यहाँ राष्ट्रीय नाट्य विद्यालय होना चाहिए। और एक एडवांस स्टडीज के लिए सेंटर में दिल्ली में एक राष्ट्रीय नाट्य विद्यालय होना चाहिए। जी जी तो और सर इस वो पे, कितनी 26 सर चीजें मजे की होती। सर मजे की बात ये कि इस पे कोई राजनीति नहीं होती है, कोई भी नेता इस मुद्दे को नहीं नहीं, उठाता है। ये जी किसी भी राज्य सरकार की और हमारे राजनेताओं की प्रायोरिटी नहीं है। जी शिक्षा हमारे राजनीति की प्रायोरिटी नहीं है। तो जी भारत जैसे गरीब देश में और अशिक्षित देश में, जहाँ की पढ़े लिखे लोगों की जमात बहुत कम है, जहाँ बेसिक एजुकेशन ही अभी करोड़ों करोड़ लोगों को नहीं मिल पाई है, तो उसमें रंगमंच की शिक्षा के बारे में कौन सोचे? तो बिल्कुल बिल्कुल इसलिए सर। ऐसा नहीं हो पाया। यदि जनता जी मांग करे, लोगों में जी जागृति फैले और वो अपने, और बीएनए बनकर क्या हो गया? आप देखिए, भारतीय नाट्य अकेडमी संस्था बना लेना एक बात है, उसको जी गरिमा के साथ संचालित करना दूसरी बात है। क्योंकि जी राष्ट्रीय सर। नाट्य विद्यालय तो अपने पतन के बावजूद इस देश में सबसे बेहतरीन है। इस देश में ही नहीं है, दुनिया की कई नाट्य संस्थाओं में उसका नाम है। मतलब वर्ल्ड की टॉप 10 इंस्टीट्यूशन है जिसमें चौथे पांचवें नंबर पर उसकी रैंकिंग है। लेकिन बिल्कुल हमारा भारतीय नाट्य अकेदमी एकदम घिसट रहा है। वो हर समय कोई ना कोई विवाद, आंदोलन, लड़ाई झगड़े, और ताजा विवाद वहां इस बात पर हो रहा है कि वहां टीचर के लिए, शिक्षक के लिए नियुक्ति निकली है और उसकी अधिकतम आयु सीमा 30 वर्ष या 32 वर्ष कर दी गई है। जी तो तरह तरह की चीजें होती रहती हैं। तो इसमें तो हमारे समाज की प्राथमिकताओं का सवाल है।
जी सर, मतलब बहुत दुख हुआ कि जो कोरोना काल गुजरा, सभी डिपार्टमेंट के लोग आर्थिक सहायता भी दे रहे थे, लेकिन कलाकारों की आर्थिक सहायता के लिए कोई नीति, कोई योजना नहीं है और न कोई कहने वाला है। तो ये लगता है कि जैसे आप जैसे लोग जो बैठे हैं शीर्ष स्थल पे, जहाँ से बात वहां पहुंच सकती है, इस पे भी कुछ काम होना चाहिए सर। क्या कहना है आपका? मैंने तो कई जी मंचों से कहा भी इस बात को, और बार बार इस बात को कहने की कोशिश की। एक मिनट, जी एक मिनट, कट गया। ये दोबारा जाना होगा शायद। नहीं सर, आवाज आ रही है। अच्छा, आ रहा है। जी ओके। तो मैंने तो कहा कि इस देश के 2 करोड़ कलाकार संस्कृति कर्मी भुखमरी के कगार पर हैं, और संस्कृति जी मंत्रालय उनको सहायता देने की तो बात दूर रही, उनके लिए संवेदना के भी 2 शब्द कहीं से भी दिखाई नहीं दे रहे हैं, सुनाई जी नहीं पड़ रहे हैं। जी और किसी ने उनके लिए ट्वीट नहीं किया है। और जी उनके जो अपने ग्रांट हैं वो 2-2 साल से रुके हुए हैं। आप सोचिए कि आजमगढ़ में, सीधी में, इलाहाबाद में, भोपाल में, टोंक में, जयपुर में, बॉम्बे में, देश भर के छोटे छोटे जगहों में भी जो रंगकर्मी हैं वो जी अपने अपने कर्ज लेकर काम चला रहे हैं, और उनकी ग्रांट कल्चर मिनिस्ट्री में रुकी हुई है। क्यों जी रुकी हुई है? एक आप रोड का ठेका निकलता है, टेंडर पीडब्ल्यूडी का, वो जितना बड़ा जी होता है एक सड़क का, उसमें सारे देश की कल्चर मिनिस्ट्री के ये ग्रांट आ जाएंगे। लेकिन अब उनको क्या कहा जाए और कैसे कहा जाए? जी ये सब सर, जी चीज प्रयागराज से, दुर्भाग्यपूर्ण है, मतलब। जी प्रयागराज से सर एक गौरव शर्मा है, युवा रंगकर्मी है। वो पूछ रहे हैं कि सर इस आवाज को कौन उठाएगा? रंगमंच के उच्च पद पर बैठे लोग तो इस बारे में कुछ बोलते ही नहीं। बिल्कुल सही कहा है, क्योंकि इस कोरोना काल में मैंने देखा कलाकारों को न सरकार न प्रशासन, दोनों तरफ से सर किसी प्रकार की कोई मदद नहीं मिली कलाकारों के लिए, जैसे कलाकार है ही नहीं समाज का हिस्सा। हाँ, वो इसलिए कि जी उनको लगता है कि कलाकार एक समूह के रूप में उनका वोट बैंक नहीं है, तो जी राजनीति ने उनकी परवाह करना छोड़ दिया है। और ये किसी पार्टी की बात नहीं है कि बीजेपी ने ऐसा किया, कांग्रेस ने किया, लेफ्ट ने किया। जी सारी पार्टियों का यही हाल है और सब जगह यही हाल है। यदि जी कलाकार, मैं हमेशा कहता हूं कि या तो वो हाई कोर्ट में जाकर केस करें, संविधान में जो उनको नागरिक के रूप में जीने का अधिकार मिला हुआ है उसके जी तहत वो जनहित याचिका दायर करें और सरकार से पूछें कि वो कैसे जिंदा रह सकेंगे। और जी दूसरा तरीका ये है कि वो अपने सांसदों और विधायकों के पास जाएं और उनसे कहें कि वो लोग उनकी आवाज को सरकार तक पहुंचाएं। और कोई दूसरा तरीका सामने नहीं आ रहा। बिल्कुल, बिल्कुल सर। हाँ, और सर इसी के साथ मैं ये भी जानना चाहूंगी कि जैसे कि अभी मैं आपका वो पढ़ रही थी, आप हिंदुजा आपने लिखा है, क्या है उसमें, उस बुक में? कुछ नहीं, वो एक जी भारतीय सिनेमा के इतिहास का, हिंदी सिनेमा के इतिहास का एक दौर था जिसमें जिसने राज कपूर को अंतर्राष्ट्रीय बनाया, और रूस से जी लेकर ईरान तक, सीरिया से लेकर जॉर्डन तक हिंदी फिल्मों ने बहुत अच्छा प्रदर्शन किया। उसमें हिंदुजा परिवार ने 1200 फिल्मों को दुनिया भर में प्रदर्शित किया, और इस तरह से जी हमारे बॉलीवुड का निर्माण हुआ। तो जी आज जो हम हिंदी फिल्मों का मार्केट देखते हैं उसकी शुरुआत 1964 में की, 54 में, 1954 में की गई थी। तो वहां से फिर ये सब कहानी शुरू हुई। तो वो मैं एक किताब लिख रहा हूँ जी जी उसका उस जिक्र था जर्नी तो पर। मैंने, जी सर इसी से, चूंकि समाज से जुड़े हुए हैं, कुछ टाइम भी हम अब अंतिम पड़ाव पे आ रहे हैं, तो मैं जानना चाहूंगी कि जीवन और समाज को अधिक बेहतर बनाया जा सके, इसके लिए आप क्या सोचते हैं सर? देखिए, जीवन और समाज को कैसे बेहतर बनाया जा सकता है? जी जीवन और समाज को तो शिक्षा से ही बेहतर बनाया जा सकता है ना। और जी दूसरा, एक बेहतर इंसान बनाने से, तो बेहतर इंसान बनाने का काम संस्कृति करती है। तो जी संस्कृति जब तक रहेगी, जिससे संस्कार निकलते हैं, तो जी जब तक वो होता रहेगा, फिर
फिर आदमी बेहतर बनेगा। जब आदमी ही नहीं बेहतर बनेगा तो समाज कैसे बेहतर बनेगा। तो हमारे देश में जिन इलाकों में संस्कृति खत्म हो गई है, जैसे पंजाब में लगभग, तो आप देख लीजिए पंजाब का क्या हाल है। हरियाणा में संस्कृति खत्म हो गई है तो हरियाणा का क्या हाल है। हम कैसी जनरेशन पैदा कर रहे हैं। तो उसी तरह से एक रोबो की तरह लोग पैदा होंगे जैसे बाकी जगहों में हो रहे हैं। तो संस्कृति को तो भूल जाने का ये खतरा है। तो हमें चाहिए कि हम अपनी संस्कृति को और साहित्य को थोड़ा सा अपने जीवन में जगह दें। इससे मनुष्य भी बेहतर बनेगा और समाज भी बेहतर। जी जी सर। सर आज जो समय है इसमें आप अपने दृष्टिकोण से बताइए सर कि रंगमंच की क्या क्या चुनौतियां हैं सर। देखिए, रंगमंच की चुनौतियां तो आप सबको ही पता है। रंगमंच की सबसे बड़ी चुनौती आर्थिक रूप से सरवाइव करना है कि आजीविका कैसे चले और अर्थव्यवस्था उसकी कैसे सुधरे। पहली चुनौती तो ये है। दूसरी चुनौती ये है कि उसमें नए नए आविष्कार कैसे हों, नए नए प्रयोग कैसे हों। तीसरी चुनौती ये है कि रंगमंच में अच्छे लोग कैसे आएंगे और ट्रेंड लोग, प्रशिक्षित लोग और कुशल लोग कैसे आएंगे। और अच्छे नाटक होने चाहिए, अच्छे दर्शक होने चाहिए। तो रंगमंच का एक इकोसिस्टम बने और रंगमंच का एक माहौल बने, जैसे कि दुनिया के और देशों में बना है, जो विकसित देश हम कहते हैं। सर रंगमंच में जो आज जो नवोदित कलाकार हैं जो जुड़ रहे हैं, उनको आप कुछ कहना चाहेंगे? उन नए कलाकारों से मेरा यही कहना है कि अभी रंगमंच में आपको यदि बहुत अमीर होना है तो रंगमंच में मत आइए। आप फिर बिजनेस में जाइए। बिजनेस में आप अमीर हो सकते हैं। खूब पैसा कमाना है तो आप बिजनेस में जाइए। सरकारी नौकरी भी आपके लिए नहीं है, जो बहुत सारे लोगों का है। रंगमंच तो कुछ दीवाने किस्म के जुनूनी लोगों का एक इलाका है, जिसमें वो जान की बाजी लगाकर रंगमंच करते हैं, क्योंकि वो उनके खून में है। सत्यदेव दुबे कहा करते थे कि रंगमंच क्यों करते हैं, तो इसलिए कि मैं करना चाहता हूँ, मेरे खून में है। तो उसके लिए बहुत सारे लोग रंगमंच करते रहेंगे। सर नौजवान जो हैं वो, उनको मैं कहूंगा कि सबसे ज्यादा पढ़ें लिखें, क्योंकि जो ज्ञान और शिक्षा है वो उनको हर क्षेत्र में मदद करेगी। और आप कोई भी नौकरी करेंगे, आजीविका करेंगे, उसमें रंगमंच आपको एक बेहतर मनुष्य बनाने का उपक्रम है जो करता रहे। बिल्कुल बिल्कुल सर। यानी कि सर ये मान लिया जाए कि व्यवसायीकरण नहीं हो सकता रंगमंच पे, जो आपका करियर होना चाहिए, बहुत बड़े पैमाने पर होना चाहिए मेरा कहना। जी, लेकिन सर वो संभव नहीं है, क्योंकि जो अभी स्थितियां हैं या जो हमारे यहाँ की कंडीशंस हैं परिवारों की, अभी नाटक देखने के लिए या नाटक करने के लिए गार्जियन अपने बच्चों को नहीं भेजते हैं। सब कहेंगे कुछ भी कर लो, डीएम बन जाओ, टीचर बन जाओ। स्थितियां हो सकता है 50 साल बाद स्थितियां बदल जाए। जी जी जी। भारत एक गरीब और अशिक्षित देश है। जिस तरह से गरीबी कम होगी, जिस तरह से अशिक्षा दूर होगी, उस तरह से रंगमंच भी आगे जाएगा। मैंने रंगमंच अलग से आगे नहीं जा सकता। जब तक समाज नहीं आगे जाएगा तब तक रंगमंच अलग से आगे नहीं जा सकता। बिल्कुल बिल्कुल। तो सर आपने मेरे निवेदन पे, मेरे मंच पे आप आए और मेरे मंच की शोभा बढ़ाए। आपसे बात करके मेरा सर मोटिव भी यही था कि कम से कम इस समय में जो चल रहा है, तो कम से कम ज्यादा से ज्यादा लोग से मैं जुड़ जाऊं, जानूं उनको भी। मैं भी नहीं जानती थी सर। तो ये एक मेरा छोटा सा प्रयास है, उसमें आपने सपोर्ट दिया और मेरे कहने पे मेरे मंच की शोभा बढ़ाई। उसके लिए सर बहुत बहुत धन्यवाद। आपका भी बहुत बहुत शुक्रिया। थैंक यू वेरी मच।